संदेश झूठ से हटके। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक साथ चुनाव कराने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मंजूरी दे दी है। इससे लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का रास्ता साफ होगा। चुनाव आयोग ने 2029 तक एक साथ चुनाव कराने के लिए 7,951 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान लगाया है। आप समझ लीजिए, 7,951 रुपए, और ये खर्चा जो है वो बहुत ज्यादा है। इसके लिए अतिरिक्त वोटिंग मशीनों, सुरक्षा बलों की जरूरत होगी। क्यों लाया जा रहा है ये बिल? क्यों मोदी जी इस बिल को लेकर जल्दीबाजी में हैं? आखिर ऐसी क्या वजह है कि इतनी जल्दी है उनको इसी शीतकालीन सत्र में पेश कर देना चाहते हैं? क्या ये बिल देश की जरूरत है या मोदी जी की जरूरत है? और इस बिल के बाद क्या होगा, क्या संभावनाएं हैं? मैं सबसे पहले आता हूं माननीय हिमांशु जी के पास में। कुल मिला के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जितनी है भारत में, अगर आपको वन नेशन वन इलेक्शन करना है तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है भारत में, उसमें करीबन 4,131 कैंडिडेट्स आपको फ्लोट करने पड़ेंगे किसी भी पार्टी को। और अगर हम नई संसद की बात करें जिसमें जो सीट्स बढ़ाई गई है, लोकसभा में 888 सीट्स और राज्यसभा में 384 सीट्स, तो वो मिला के होता है कुछ 1,272। अब 5,403 कैंडिडेट्स, उसमें अगर आप लेके चलेंगे 33% विमेन रिजर्वेशन, तो वो होता है करीबन 1,800 महिला कैंडिडेट्स। 1,783 लेके चलिए आप। इतने कैंडिडेट्स किस पार्टी के पास है? सही में जो कैंडिडेट्स बोले उसको, तो क्या ये जो शुरू हुआ है मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने का, क्या ये ऐसा होने वाला है कि उसमें से कैंडिडेट्स चुने जाएंगे? कल को छोटी छोटी अदालतों में जो हुआ, इसमें वहाँ पे संभल में ऐसा कुछ हो और वहाँ से नेता खड़े होने वाले, ऐसा है? क्योंकि एक पार्टी के पास 5,000 मतलब 403 कैंडिडेट, ये कैसे लाएंगे, कहाँ से लाएंगे ऐसे कैंडिडेट्स जो आपकी विचारधारा के साथ भी जुड़े हुए हो, जो सही में राजनीति करना चाहते हो? खाली सत्ता में आना वो नहीं है। और सोचिए, अगर 5,403 कैंडिडेट्स वन नेशन वन इलेक्शन में जो मामला ये हुआ है, जिस तरीके से महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर जो बातें सामने आ रही है, अगर इसमें से 5,403 में से टोटल कैंडिडेट्स भी मान लीजिए इनके 4,000 हुए, तो क्या हालात होंगे देश के? तो वन नेशन वन इलेक्शन भले आज कैबिनेट ने पारित कर लिया है, लेकिन मुझे लगता है इसके ऊपर बिना चर्चा किए इसको पारित करना, क्योंकि ये तो मैं कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूं। फिर वन नेशन वन इलेक्शन में भले आप फेजेस में ले जाए, उतने ईवीएम्स आपको चाहिए रहेंगे, उतना पोलिंग मैन पावर चाहिए रहेगा। ये सब कहां से आएगा? और जब आप पूरा का पूरा मतलब एक जीता जागता 141 करोड़ का एक देश, उसको आप एक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट में झोंक रहे हैं, तो इसको कैसे आप एड्रेस करेंगे? इतने ईवीएम्स कहाँ से लाएंगे? इतना जो सिक्योरिटी फोर्स जो होती है वो कहाँ से लाएंगे? ये सिर्फ एक महज बिल पास कर देने से कैबिनेट में से ये नहीं हो जाएगा। मुझे लगता है इसके पीछे गहन चर्चा की जरूरत है। और अदानी का मुद्दा फिलहाल साइड रख कर दीजिए, क्योंकि आज तो हो गए इनके 21 दिन हो गए, इनका अभी तक कोई जवाब ना मीडिया में आया है ना किसी स्टॉक एक्सचेंज पर आया है। तो वहां पे तो लीगली वो सब प्रोसेस कर रहे हैं, क्या है किस तरीके से है। लेकिन अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात आज कैबिनेट ने पास कर दी है, तो प्योरली ये मुद्दा उस मुद्दे से भटकाने की एक तरीके से अगर आप देखें तो कवायद है। और इसमें विपक्ष को या कोई भी दूसरी पार्टीज है या कोई भी ऐसे पीढ़ नेता है, उनका सबका आपको, मुझे लगता है आपको कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे ही आप पास कर देंगे बिना बहस के, ऐसा नहीं होना चाहिए। वरना ये बहुत ही मतलब आप लोकतंत्र के लिए समझ लीजिए, ये बहुत ही एक ऐसा टर्निंग पॉइंट होगा भारत की राजनीति में, भारत के इतिहास में, भारत के लोकतंत्र के लिए। और इसकी जो बाद में जो भी मतलब रिजल्ट्स आएंगे या जो भी उसके रिपरकर्शंस होंगे, वो कोई कल्पना तक नहीं कर सकता है। तो आई थिंक मेरा क्लियरली मानना है
कि इस मुद्दे को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए किसी को भी, भले जो भी मुद्दे साइड में रख के आप इस बार एक बार वन नेशन वन इलेक्शन पे हर एक संभावनाओं के ऊपर आप बहस कीजिए, क्योंकि आप सभी स्टेट्स, पार्लियामेंट और राज्यसभा, मतलब स्टेट और नेशनल लेवल की जो लीडरशिप है वो आपकी कैसी होनी चाहिए, वो देश को किस दिशा में ले जाएगी, ये तय होने वाला है इससे। और अगर ये ऐसे लोगों के हाथों में आ गया तो समझ लीजिए देश किस दिशा में जाएगा, ये मैं कल्पना करके भी मैं डर जाता हूं। जी, लेकिन इसके पीछे मंशा क्या है, ये बिल क्यों लाया जा रहा है? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे खतरनाक मंशा दिखाई देती है। अगर जैसे अभी ऋषिकेश ने कहा कि 500 प्लस होंगे, तो 500 प्लस होंगे, वो तो चाहते हैं कि वो एक बार 2/3 बहुमत आ जाए, उसके बाद चुनाव का टंटा ही खत्म हो जाए। क्या ये सब उसी प्रक्रिया में है? क्या हम फिर से महाराज युग में सम्राट मोदी कहलाएंगे? वो प्रधानमंत्री की जगह रख दिया जाएगा? क्या होगा वन नेशन वन इलेक्शन के बाद? लोकतंत्र उसके बाद नहीं होगा, वहां पर सामंतशाही होगी, राजा का राज होगा और चुनाव नहीं होंगे। क्या ऐसा भी संभव है? सुनील जी। धन्यवाद जोशी जी। सरकार के जो काम करने का तरीका है उससे तो कुछ भी हो सकता है। संवैधानिक संस्थाओं के प्रति जिस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है उससे कुछ भी हो सकता है। संविधान को लेकर के जो सरकार का रवैया है, कुछ भी कर सकती है सरकार। सरकार ने कभी भी संविधान के भावनाओं को, उसके स्पिरिट को समझने की कोशिश तो की नहीं, उसके अनुकूल काम करने का प्रयास तो किया नहीं, संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करने की कोशिश की नहीं। संसद के साथ क्या किया जा रहा है? तो जो बातें आप कर रहे हैं कुछ भी हो सकता है। सवाल है कि वन नेशन वन इलेक्शन कितना औचित्यपूर्ण है, कितना तर्कसंगत है हमारे देश में। और ठीक है, आप करा लीजिए, लेकिन यह सरकार क्या पिछले 11 वर्षों में वन नेशन वन इलेक्शन कराने के प्रति 1 इंच भी आगे बढ़ी है? चुनाव की अवधि घटती चली जाए, इसका कोई प्रयास होते हुए दिखाई पड़ा है? चुनाव को कम से कम खर्चीला बनाया जाए, इसके लिए कोई प्रयास करती हुई सरकार दिखाई पड़ी है? इस देश में चुनाव महंगे होते चले गए जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। 1952 से लेकर के 2014 तक के चुनाव में कांग्रेस ने जितने पैसे खर्च नहीं किए उतना अकेले बीजेपी ने 2014 के चुनाव में खर्च किया। यह उन्होंने जो आंकड़े दिए हैं निर्वाचन आयोग, जो नहीं बताए वो तो अलग की चीज है। जो उन्होंने सरकार, जो निर्वाचन आयोग को उन्होंने सूचना दी है, उसके आधार पर यह बात कही जा रही है कि पिछले जितने चुनाव में कांग्रेस जितना पैसा नहीं खर्च किया होगा, उसमें एक चुनाव में अकेले बीजेपी ने खर्च कर दिया। तो आखिर वन नेशन वन इलेक्शन आप चाहते क्यों है? चुनाव का खर्चा कम हो जाए, राष्ट्रीय संपत्ति का राष्ट्रीय व्यय रुक जाए, चुनाव की अवधि कम हो जाए, कम से कम समय तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहे, कम से कम न्यूनतम समय तक जो कर्मचारी हैं वो चुनाव के काम में लगे रहे, न्यूनतम समय तक देश में चुनाव का माहौल हो। किस लिए चाहते हैं आप? और अगर आप जो कुछ भी चाहते हैं उसके लिए आप कभी भी प्रयास करते हुए दिखाई पड़े? जो सरकार 7 चरणों में चुनाव हो रहा है, 2014 में जितने चरणों में चुनाव हुए, क्या उससे कोई एक भी चरण कम हुआ किसी भी राज्य में? और अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो फिर ये नारा क्यों है? ये नारा खोखला है, यह राजनीतिक मंतव्य राजनीतिक उद्देश्य के लिए दिया जा रहा है। लोग जो देश के सामने वास्तविक समस्या है उस पर चर्चा न करें। अडानी का सवाल पैदा हो रहा है, उस पर बात मत कीजिए। आप मणिपुर का सवाल है, उसकी बात मत कीजिए। इस तिमाही में जो अर्थव्यवस्था रसातल में चली गई उसकी बात मत कीजिए। आप रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई की किसी की बात मत कीजिए। उपभोक्ता वस्तुओं की खपत घटती चली जा रही है, उसकी बात मत कीजिए। उद्योगों का विकास हो रहा है, इसकी बात मत कीजिए। बात केवल ऐसे कीजिए जिससे कि बस आप
इन्हीं मुद्दों में आप उलझे रहिए, और जो लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं उन सवालों की चर्चा मत कीजिए। मणिपुर का सवाल की चर्चा मत कीजिए आप। पिछले इतने लंबे समय तक प्रधानमंत्री जी मणिपुर जाने की क्या की जहमत भी नहीं उठाए, इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। सरकार आधारहीन आरोप लगाती जाए विपक्षी दलों पर, इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। एक नया विषय लेकर के आ गए आप कि वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, आप समय कम कराइए, लेकिन पिछले 10-11 वर्षों में कभी आपने कम करते हुए दिखाई पड़े हैं क्या? चुनाव के खर्चे को कम करते हुए दिखाई पड़े हैं क्या? और अगर आप नहीं दिखाई पड़े हैं तो आपका यह नारा किसी भी तरह से तर्कसंगत नहीं, ये खोखला है, ये राजनीतिक उद्देश्य के लिए दिया जा रहा है, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, और ये संभव नहीं है, प्रैक्टिकली संभव नहीं है ये। अगर आप एक पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में 7 चरणों में चुनाव कराते हैं, क्यों कराते हैं? उसको आपने कम करने की भी कोशिश की? उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में आप चुनाव कराते हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में, महाराष्ट्र में लोकसभा का चुनाव 3 चरणों, पर कोई तर्क भी नहीं समझ में आता। लोकसभा का चुनाव महाराष्ट्र में 3 चरणों में हुआ, विधानसभा का चुनाव 1 चरण में हो गया, एक बार में हो गया। तो कोई बात भी तो लॉजिकल हो। आप कोई बात कहना चाहते हैं तो अगर उसका अगर राष्ट्रहित में होगा, लोग उसको स्वीकार करेंगे, अन्यथा तो कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है, कहीं से उचित नहीं है। आप अपने राजनीतिक एजेंडे को चलाना चाहते हैं, चलाइए भाई, आपके पास संसद में संख्या बल है, आप जो चाहिए सो कीजिए, चलाते रहिए। लेकिन आपके निर्णय के साथ देश खड़ा है, ये तो नहीं हो सकता, ये तो कहीं से दिखाई नहीं पड़ता। देश के लोग तो इस बात को नहीं कर रहे हैं, और इस नारे को देने के लिए कितनी कवायद की गई है। मेरा अपना मानना यह है कि जो यह निर्णय है वो न तो देश हित में है, न ही तर्कसंगत है, और न ही व्यवहारिक है। तो रवि यादव जी, आपको मैं सादर आमंत्रित करता हूं, और सवाल है सर कि संसद परिसर में जो भी हो रहा है वो आप देख रहे हैं लगातार, और गहमा गहमी है संसद में। वन नेशन वन इलेक्शन को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, और विपक्ष एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ है, ये भी आप लगातार देख रहे हैं। लेकिन 500 सीटों का जो टारगेट है, या 2 तिहाई बहुमत का टारगेट है मोदी जी का, वो आरएसएस का सपना है, वो पूरा होगा या नहीं होगा ये एक अलग बात है, अभी क्या होगा। और लेकिन अभी से उन्होंने ऑपरेशन लोटस चलाना शुरू कर दिया है, और ऑपरेशन लोटस वो चला रहे हैं इसलिए कि ये जो बिल है वन नेशन वन इलेक्शन और कुछ बिल और हैं, वो उसे पूरा कर सके, 272 उनके पास हो। ऑपरेशन लोटस की खबरें आ रही हैं, तो निश्चित तौर पर कुछ क्षेत्रीय दल फिर से महाराष्ट्र की तरह आपको टूटते हुए दिखाई दे सकते हैं। जैसे शिवसेना टूटी थी, जैसे शरद पवार की पार्टी टूटी थी, वैसे ही अब अजीत पवार और शिंदे की पार्टी भी टूट सकती है। वैसे ही आज और नीतीश कुमार की भी पार्टी टूट सकती है। कुछ और क्षेत्रीय दलों में भी सेंधमारी हो सकती है। तो ये जो सिलसिला है, आपको लगता है कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ बोर्ड जैसे बिलों को पास करने के लिए ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है? ऐसी खबरें आ रही हैं कि चालू हो गया है, तो उसका क्या अंजाम होगा क्या नहीं होगा ये तो पता चलेगा। लेकिन ये कितना आपको लगता है कि कारगर होगा और कितना खतरनाक है ये सब देश के लिए, और हम कब तक सहते रहेंगे इसको? आम आदमी कब तक सहता रहेगा इसको? जी रवि जी। नमस्कार जोशी जी, शुक्रिया। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आपके जो कंसर्न है वो सही बात यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत इस देश को नहीं है। जो तर्क की बात की जाती है वो एक तर्क दिया जाता है इसके पक्ष में कि आचार संहिता जब लागू होती है तो विकास रुक जाता है। एकमात्र तर्क है, पैसे का नहीं है। पैसा आप किधर बचाने वाले हैं? और पैसे की चिंता भी नहीं इस सरकार को, और पैसे की परवाह करनी भी नहीं चाहिए। उतने स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। आप देखिए ना, 27,000 स्कूल बंद हो रहे हैं यूपी में, लगभग 50,000 स्कूल बंद हो चुके हैं। महाराष्ट्र में देखिए, हरियाणा में 5,000, छोटा सा स्टेट है।
तो वो स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, उसके लिए जरूरत नहीं है। सवाल वो नहीं है, बात यह है आचार संहिता जिस समय लागू होती है क्या उस समय विकास रुकता है? किसने बताया है? आप नई योजना नहीं ला सकते उतने दिन। जो संचालित हैं पहले से, जो डिसीजन लिए जा चुके हैं वो इंप्लीमेंट रहते हैं पूरी तरीके से। आप किसान सम्मान निधि देते हैं ना उसी समय पे, ठीक इलेक्शन के 2 दिन पहले देते हैं। तो एक जो तर्क दिया जाता है, मतलब बिल्कुल इस तरह का तर्कहीनता की तरफ हमें बढ़ाया जा रहा है। स्कूल बंद किए जा रहे हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से ऐसा राष्ट्र बनाया जा रहा है। ये वन नेशन वन इलेक्शन नहीं, वन नेशन वन एजुकेशन की जरूरत है इस देश को। और हम जिस रास्ते पर बढ़ाए जा रहे हैं वहां आप समझ सकते हैं, मैं पूरी तरह से मतलब आशावादी हूं कि ये जो चाहते हैं वो सब कुछ होगा नहीं। अन्यथा ये वन नेशन वन इलेक्शन नहीं, ये वन नेशन ही नहीं रहेगा अगर जिस तरह के जिस रास्ते पर ये आगे चल रहे हैं। रोज एक नई, आप देखिए सुनील जी ने कहा कि आर्थिक जो मामले हैं उन पर ध्यान नहीं जाना चाहिए। ध्यान भटकाने का जो प्रोजेक्ट है इनका वो कंटिन्यू रहता है। अब 5.4% जीडीपी ग्रोथ आया है इस बीच, और ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाएंगे हम। 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था ये बनाएंगे, लेकिन न तो ये और न इनके आर्थिक सलाहकार, न वित्त मंत्री ने कभी ये नहीं बताया कि हम कांस्टेंट प्राइस पे बनाएंगे इसको या करंट प्राइस पे बनाएंगे। अगर हमें करंट प्राइस पे बनाना है तो आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको अगले 3 महीने में 5 ट्रिलियन नहीं, आपको 8 ट्रिलियन बना के दे देता हूं। नोट छाप देते हैं, बात खत्म हुई। इन्फ्लेशन जितना बढ़ेगा उतना बढ़ जाएगा। क्या क्या कांस्टेंट प्राइस पे 5 ट्रिलियन जीडीपी देंगे, और वो भी टाइम देंगे क्या कि सब कब तक देंगे? तो ये सब ध्यान भटकाने का इनका प्रोजेक्ट रहता है हमेशा। और ये ऐसी चीजें लेके आते हैं ताकि जो मेन इश्यूज हैं, वन नेशन वन एजुकेशन लेके आइए, वन नेशन वन हेल्थ लेके आइए। एजुकेशन को पूरी तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। आप नॉर्मल कंडीशन में देखिए, आप किसी भी परिवार लोगों से बात करके देखिए, यानी जो हम लोग हैं, हमारे साथ के जो लोग हैं, पुराने लोग सब है गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के, हमारे से और पहले वाले नहीं, मेरे साथ के जो लोग हैं, जो 40-50 के बीच हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के तमाम अच्छी जगहों पर हैं। लेकिन उसके बाद जो स्थितियां हैं, आप देखिए, एक स्कूल की नॉर्मल फीस करीब 3 लाख रुपए की लगभग एक बच्चे पर खर्च हो जाने वाला है। ऑन एवरेज बात कर रहा हूं मैं। आपको 10-12 लाख प्राइमरी के इस तरह के स्कूल मिलेंगे जहां 10-12 लाख रुपए साल में खर्च होता है एक बच्चे पर। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर मैं 3 लाख भी ले लूं तो बताइए कितने परिवार हैं इस देश में जो उस फीस को बियर कर सकते हैं। इकोनॉमी की हालत यह है, रोजगार की हालत आप देखिए, ये जो आंकड़ा आया है 5.4 का, इसमें जो रोजगार देने वाला सेक्टर है वो डूब रहा है। पिछले साल उसी सेक्टर में 14% जहां ग्रोथ थी निर्माण क्षेत्र में, वहां पर अभी 2% है। रोजगार कहां से आएगा? मैन्युफैक्चरिंग से। मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो रहा है आपका। दूसरा रोजगार कहां से आएगा? अगर आप बढ़ेगा, आपका एक्सपोर्ट बढ़े। एक्सपोर्ट आप बढ़ा नहीं पा रहे हैं। आप पिछली सरकार में देखिए, कंस्टेंटली पूरे 10 साल का एवरेज निकालिए, डबल डिजिट से ऊपर है एक्सपोर्ट वहां का। आज आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं ये? क्योंकि आपका एक ही चीज है, आपको नहीं आता है वो, और आपको जो आता है वही आप कर रहे हैं। हर समय विद्वेष की बातें करना, पक्ष विपक्ष बैठिए ना, कभी बैठ के कभी इस पर चिंतन करो, कोई बहस करो कि ये जो इकोनॉमी है इसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। जब बैठते हैं लोग, बात करते हैं, जब बहस होती सदन में, तो बहुत महत्वपूर्ण सुझाव विपक्ष की तरफ से भी आते हैं, और उन सुझावों को मान लेना, या एज इट इज नहीं, आप अपने और संशोधनों के साथ उसको मान सकते हो। स्थिति ठीक हो सकती है, फिर वो सामाजिक स्थिति हो, आर्थिक स्थिति हो, किसी भी तरह की हो। लेकिन क्योंकि मीडिया पूरी तरीके से साथ में है, संवैधानिक संस्थाओं को टोटली मतलब इनएक्टिव कर दिया गया है, इनइफेक्टिव कर दिया गया है। वो चुनाव आयोग हो चाहे कोई दूसरा व्यक्ति हो, सभी संस्थाएं, आप आज की तारीख में
पूरे विश्वास के साथ किसी भी संस्था पर नहीं कह सकते आप 10 साल पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। 10 साल पहले जब कभी कोई ऐसी स्थिति होती है तो आप लोग कह देते थे कि ठीक है, मैं एक दरवाजा नहीं है, न्याय का दूसरा दरवाजा है। लेकिन आज आप दावे के साथ कोर्ट में भी नहीं कह सकते, क्योंकि आप देख रहे हैं किस तरह से जजों के स्टेटमेंट आ रहे हैं। अब हाई कोर्ट का जज कोई इस तरह की स्टेटमेंट देगा, आइए कल्पना कर सकते थे आप कुछ समय पहले? 14 से पहले कभी सोचा जा सकता था इस तरह का? राज्यसभा का सभापति जिस तरह से बोलता है उसमें, लोकसभा का स्पीकर जिस तरह से बातें करते हैं उसमें, लोकसभा में, यह कल्पना हो सकती थी 2014 से पहले? किस रास्ते पर लेके जा रहे हैं आप देश को? लेकिन आप निश्चित समझिए, मैं नहीं समझता, जैसा कि निर्माण कभी भी जब होता है तो पहले विध्वंस होता है, टूट फूट होती ही है, और ये उस रास्ते पर चल रहे हैं, हम विध्वंस के रास्ते पर चल रहे हैं। इनको जो करना है उनको कर लेने दीजिए। मुझे लगता है जितना जल्दी कर लेंगे, जितना ज्यादा विध्वंस हो जाएगा, उसी में से निर्माण निकलेगा। क्योंकि हमारे देश के लोग बहुत अधिक भीरू हैं, बहुत बर्दाश्त करने वाले लोग हैं, लेकिन जिस दिन अति को पसंद करने वाले लोग नहीं है, जिस दिन वो अति, उनका जो पैमाना है वो खत्म हो जाएगा बर्दाश्त करने का, उठ खड़े होंगे फिर। तो मुझे लगता है कि ये जो रास्ता इन्होंने चुना है वो वही चुना हुआ है इस समय। और दूसरी चीज ये है कि परफॉर्म करने की काबिलियत भी नहीं है, परफॉर्म करने की ट्रेनिंग भी नहीं है। आप सावरकर की किसी किताब को उठा के देखिए, क्या कोई आर्थिक विषय है उसमें किसी किताब में? उनकी 10 किताबों को उठा के देख लीजिए, क्या किसी भी किताब में कोई आर्थिक विषय है? गोलवलकर की किताब में किसी में कोई आर्थिक विषय है? आरएसएस को कभी आप देख रहे हो? ठीक है, वो स्वदेशी और ये सब बकवास के वो बना देंगे, संगठन बना देंगे, काम उनका एक ही रहता है, सब वही काम करेगा। स्वदेशी जागरण मंच वही किसान मंच करेगा और वही विश्व हिंदू परिषद करेगा, काम एक ही है। स्वदेशी जागरण मंच बना दिया है का मतलब ऐसा मत समझ लीजिएगा कि वो देश में स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए इस काम को कर रहे हैं। स्वदेशी जागरण मंच बहुत दिन से बना हुआ था, और जिस तरीके से इन्होंने री इन्वेस्टमेंट और ये सब किया है बाहर इस समय, कभी एक शब्द निकला हो किसी संघ के किसी आदमी का कि ये कर क्या रहे हो आप देश में? जिस समय चीन हमारे देश में घुसा हुआ है, जिस समय आप प्रचार करते हैं, यानी झालरें तो उतरवा देंगे आप आज देखिए, आज मार्केट में किस तरह से डंप किया हुआ है चीन ने यहां, और उसी का परिणाम है कि आपका मैन्युफैक्चरिंग बुरी तरह से लड़खड़ाया हुआ है इस समय। और फिर उसके बाद जो आप सोचते हैं आप कुछ भी, तो वो भी पता चलता है कि वो चीन से ही लाना है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए वो भी आप वहां से लाएंगे, यहां असेंबलिंग करेंगे, और लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि चीन हमारे खिलाफ है। व्यापार घाटा लगातार चीन के फेवर में होता चला जा रहा है हमारा, और चीन हमारे यहां कब्जा किए हुए है। कब लाल आंखें दिखाई जाएंगी? मूर्खों की हालत यह है कि वो जब भी नाम लेंगे तो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। कभी शर्म नहीं आती है? देखें उठा के कि चीन के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हो? आपको हर समय पाकिस्तान जरूर दिखाई देता है, लेकिन चीन क्यों नहीं दिखाई देता है? तो ये जो रास्ता है, वन नेशन वन इलेक्शन, शिगुफा है। पहले तो मुझे लगता है कि बहुत आसान नहीं है इस तरह, इसको जिस तरह के संशोधन की सामान्य बहुमत से लोकसभा में पारित होने से इंप्लीमेंट होने वाला नहीं है। यह बड़ा संविधान संशोधन विधेयक है, इसको राज्यसभा भी पास करवाना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि ये जो दूसरा ये है, इसको पास करना या नहीं करना या लागू करना चाहेंगे। उसका कारण ये है कि अगर एक साथ अगर चुनाव होते हैं तो नेचुरल है कि वो राष्ट्रीय विषय प्रमुख होते हैं, उसमें स्थानीय जो मुद्दे हैं वो गायब हो जाते हैं। तो उनका सोचना है कि सीधे सीधे छोटी जो पार्टियां हैं उनको वो किनारे लग जाएंगे, इससे खत्म हो जाएंगे, और उसका हम राष्ट्रीय स्तर पर हैं, हम पे सबसे ज्यादा संसाधन है, हमारे पास में चुनाव आयोग है, हमारे पास में ईडी है, हमारे पास में इनकम टैक्स है, तो नेचुरली वो उसका फायदा उठा सकते हैं। और 2/3 क्यों 5/3 ले सकते हैं, उसमें क्या कह सकते हैं आप? जिस तरह से चुनाव इस समय हो रहे हैं, 11वें दिन अगर आप 1.5 करोड़ से ज्यादा वोट बढ़ा सकते हैं, और जवाब देने वाला कोई नहीं है, और जवाब पूछने वाला भी कोई नहीं है, ना तो कोर्ट पूछता है उनको,
चुनाव आयोग से पूछा जाना चाहिए ना कि जब डिजिटल इंडिया हो चुका है उस समय आप 11वें दिन किस तरह डाटा दे सकते हैं, और वो भी 1.5 करोड़ वोट बढ़ रहा है। कहां तर्क है, किस तरह से है? मैं नहीं कह रहा कोई बेईमानी हुई है, लेकिन आप बिल्कुल बेईमानी नहीं हुई, तब भी 11वें दिन डेटा क्यों देंगे आप? 1950 से भी ज्यादा देश गए गुजरा हो गया है क्या इस समय? उस समय तो ये इतनी गाड़ियां भी नहीं थी, रोड भी नहीं थे इस तरह के, इस तरह में चुनाव कराते थे, तो भी क्या 11वें दिन डेटा आता था क्या? मैनुअली करते थे लोग, फिर भी आपको दूसरे दिन डेटा दे देते थे पूरा। अब आप 11वें दिन डेटा देंगे? जी रवि जी कंक्लूड कीजिएगा। हाँ, मैं वही बता रहा हूं। तो ये मतलब गोल पोस्ट शिफ्ट करने वाला मामला है, मुद्दों से ध्यान भटकाने वाला मामला है। मुझे नहीं लगता कि बहुत आसान है इसको किया जाना, और उद्देश्य सिर्फ एक ही बताते हैं जिसको आचार संहिता। तो आचार संहिता में सिर्फ नया प्लान लागू नहीं कर सकते आप, कुछ जो नया सोचा है आपने अभी, पहले से जो लागू है वो सब चलता रहता है, तो विकास रुकता है, ये बिल्कुल मतलब तर्कहीन बात है।